कोल्ड वॉर के टाइम पे बहुत टेंशन था। अमेरिका और सोवियत यूनियन दोनों ग्लोबल डोमिनेंस के लिए लड़ रहे थे। दोनों सुपर पावर्स ने बहुत सारे न्यूक्लियर वेपन्स जमा कर लिए थे। एनाइलेशन का डर हर जगह था। इस एरा में बहुत बड़ा आर्म्स रेस हुआ। दोनों साइड्स ने एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजीज को डेवलप करने में बहुत रिसोर्सेज लगा दिए। गोल था एक दूसरे से आगे निकलना और ज्यादा पावरफुल बनना। एक एरिया जहां बहुत कंपटीशन थी वो थी एयर डिफेंस। अपने एयर स्पेस को बॉम्बर अटैक से बचाना बहुत जरूरी था। खासकर सोवियत यूनियन अमेरिकन एयर पावर से खतरा महसूस कर रहा था। उसके टेरिटरी का बहुत ज्यादा फैलाव एक चुनौती थी। उसे लॉन्ग रेंजेस में थ्रेट्स को डिटेक्ट करने और खत्म करने के लिए एक मजबूत सिस्टम की जरूरत थी। यहीं से S-300 की एंट्री होती है। इस रेवोल्यूशनरी सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम ने एयर डिफेंस डॉक्ट्रिन्स को बदल दिया। S-300 सिर्फ एक वेपन नहीं था, ये एक सिंबल था। ये टेक्नोलॉजिकल पैरिटी के लिए सोवियत यूनियन के कमिटमेंट को रिप्रेजेंट करता था। S-300 ने एयर डिफेंस स्ट्रेटेजी में एक बहुत बड़ा बदलाव लाया। पहले वाले सिस्टम्स टारगेट्स को ट्रैक और एंगेज करने के लिए एक ही रेडर यूज करते थे। इस अप्रोच की लिमिटेशंस थी। एक ही रेडर मल्टीपल अटैकर्स से ओवरवेल्म्ड हो सकता था या इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग से बेवकूफ बन सकता था। S-300 ने मल्टी लेयर्ड डिफेंस का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कराया। इस अप्रोच में इंटरकनेक्टेड रेडर्स का एक नेटवर्क यूज होता था। ये रेडर्स साथ मिलकर काम करते थे। ये ओवरलैपिंग कवरेज देते थे और टारगेट डिटेक्शन को बेहतर बनाते थे। S-300 सिस्टम के कोर में उसकी फेज्ड अरे रेडर टेक्नोलॉजी थी। इस एडवांस्ड रेडर सिस्टम में मल्टीपल एंटेना एलिमेंट्स होते थे। ये एलिमेंट्स बिना एंटेना को फिजिकली मूव करे इलेक्ट्रॉनिकली रेडर बीम को स्टीयर कर सकते थे। इस कैपेबिलिटी की वजह से S-300 को बहुत ज्यादा स्पीड और एजिलिटी मिलती थी। ये एक साथ मल्टीपल टारगेट्स को ट्रैक कर सकता था, वो भी हाई स्पीड्स पर। फेज्ड अरे रेडर एक गेम चेंजर था। इसने S-300 को प्रीवियस एयर डिफेंस सिस्टम से बहुत आगे कर दिया। इस एडवांस्ड रेडार ने मल्टी लेयर्ड डिफेंस स्ट्रेटजी के साथ मिलकर S-300 को एक बहुत बड़ा एडवर्सरी बना दिया। फेज्ड एरे रेडर S-300 सिस्टम का सबसे जरूरी हिस्सा है। यही चीज इसे उसके प्रेडिसेसर से अलग बनाती है और इतना इफेक्टिव बनाती है। S-300 को समझने के लिए हमें ये जानना होगा कि ये रेडर टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है। एक ट्रेडिशनल रेडर डिश इमेजिन करो। ये मैकेनिकली रोटेट करता है और टारगेट्स के लिए स्काइज को स्कैन करता है। ये मेथड स्लो और बोझिल है। अब एक फ्लैट पैनल इमेजिन करो जो सैकड़ों, यहाँ तक कि हजारों टाइनी एंटेना एलिमेंट्स से कवर्ड है। हर एलिमेंट रेडियो वेव्स इमिट करता है जिन्हें इंडिविजुअली कंट्रोल किया जा सकता है। इन वेव्स के फेज को एडजस्ट करके रेडार बीम को इलेक्ट्रॉनिकली स्टीयर किया जा सकता है। इससे मैकेनिकल मूवमेंट की जरूरत खत्म हो जाती है। ये इलेक्ट्रॉनिक बीम स्टीयरिंग बहुत ज्यादा स्पीड और फ्लेक्सिबिलिटी देता है। रेडार एक सेकंड के एक हिस्से में टारगेट्स के बीच स्विच कर सकता है। एयर डिफेंस के कॉम्प्लिकेटेड डांस में अर्ली डिटेक्शन बहुत जरूरी है। S-300 सिस्टम में इसी काम के लिए एक खास लॉन्ग रेंज रेडार होता है, अर्ली वार्निंग रेडार। इसका काम है एयर स्पेस के बहुत बड़े हिस्से को स्कैन करना, होराइजन के पार पोटेंशियल थ्रेट्स को ढूंढना। इसे सिस्टम की वॉचफुल आई समझो, जो हमेशा डेंजर के लिए नजर रखे हुए है। अर्ली वार्निंग रेडार को लॉन्ग रेंज डिटेक्शन के लिए ऑप्टिमाइज किया गया है। यह सिस्टम के दूसरे रेडार्स के मुकाबले लोअर फ्रीक्वेंसीज पर ऑपरेट करता है। ये लोअर फ्रीक्वेंसीज ज्यादा दूर तक ट्रैवल करती हैं और एटमॉस्फेरिक एटेन्युएशन से कम इफेक्ट होती है। इससे रेडर एनिमी टेरिटरी में बहुत अंदर तक देख सकता है और कुछ मिनट पहले ही वार्निंग दे सकता है। सेक्शन 5 लॉकिंग ऑन टारगेट द एंगेजमेंट रेडार। अर्ली वार्निंग रेडार भले ही इनिशियल अलर्ट दे देता है, लेकिन एंगेजमेंट रेडार असली काम करता है। ये हॉस्टाइल टारगेट्स को एक्वायर, ट्रैक और आखिरकार उन पर मिसाइल्स को गाइड करने के लिए जिम्मेदार है। यह रेडार अपने अर्ली वार्निंग काउंटर पार्ट की तुलना में हायर फ्रीक्वेंसीज पर काम करता है, जिससे ज्यादा एक्यूरेसी और डिटेल मिलती है। एक बार जब अर्ली वार्निंग रेडर किसी टारगेट को डिटेक्ट कर लेता है तो एंगेजमेंट रेडर उसे अपने हाथ में ले लेता है। यह अपने एडवांस्ड फेज्ड अरे एंटेना का उपयोग करके हाई प्रिसिजन के साथ टारगेट को लॉक करता है। रेडर
लगातार टारगेट की मूवमेंट्स को ट्रैक करता है, उसकी स्पीड, ट्रेजेक्टरी और दूसरी जरूरी पैरामीटर्स को अपडेट करता है। टारगेट आइडेंटिफिकेशन में भी एंगेजमेंट रेडार का बहुत बड़ा रोल होता है। सेक्शन 6, गाइडिंग द स्टॉर्म, द मिसाइल गाइडेंस रेडार। S-300 के एयर डिफेंस सिम्फनी के आखिरी एक्ट में मिसाइल गाइडेंस रेडार आता है। यह स्पेशलाइज्ड रेडर यह सुनिश्चित करने में बहुत जरूरी रोल प्ले करता है कि सिस्टम के मिसाइल्स अपने इंटेंडेड टारगेट्स तक पहुंचे। दूसरे रेडर्स जो मेनली डिटेक्शन और ट्रैकिंग पर फोकस करते हैं, उनके विपरीत मिसाइल गाइडेंस रेडार पूरी तरह से प्रिसिजन गाइडेंस के लिए बना है। एक बार टारगेट को एंगेज करने का डिसीजन ले लिया जाता है तो मिसाइल गाइडेंस रेडार सेंटर स्टेज पर आ जाता है। यह टारगेट को रेडियो वेव्स के एक नैरो बीम से इल्यूमिनेट करता है। मिसाइल जो एक सीकर हेड से इक्विप्ड होता है, इन रिफ्लेक्टेड वेव्स की तरफ बढ़ता है। रेडार लगातार मिसाइल और टारगेट दोनों को ट्रैक करता है और फ्लाइट में मिसाइल को रियल टाइम गाइडेंस कमांड्स देता है। सेक्शन 7, आउटस्मार्टिंग द एनिमी इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स। कोल्ड वॉर ऑफेंसिव और डिफेंसिव टेक्नोलॉजीज के बीच चूहे बिल्ली के खेल जैसा था। जैसे जैसे एयर डिफेंस सिस्टम्स ज्यादा सोफिस्टिकेटेड होते गए, वैसे वैसे उनसे बचने के तरीके भी डेवलप होते गए। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर यानी एनिमी सिस्टम्स को डिसरप्ट या डिसीव करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स का यूज मिलिट्री स्ट्रेटजी का एक की एलिमेंट बन गया। S-300 को शुरुआत से ही इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स या ECM को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया था। इसका फेस्ड अरे रेडर सिस्टम रैपिडली फ्रीक्वेंसीज और बीम शेप्स को स्विच करने की क्षमता के साथ कई ट्रेडिशनल जैमिंग टेक्निक्स के लिए इनहेरेंटली रेजिस्टेंट था। सिस्टम में इसकी सर्वाइवेबिलिटी को और बेहतर बनाने के लिए स्पेशलाइज्ड ECM इक्विपमेंट भी शामिल है। S-300 के की ECM फीचर्स में से एक जैमिंग सिग्नल्स को डिटेक्ट और क्लासिफाई करने की क्षमता है। सेक्शन 8, अ ग्लोबल सेंटिनल, द S-300's रीच। 1979 में वर्ल्ड स्टेज पर S-300 के आने से कई देशों के डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट्स में हलचल मच गई। इसकी एडवांस्ड कैपेबिलिटीज, खासकर इसकी लॉन्ग रेंज और जैमिंग के प्रति रेजिस्टेंस ने इसे एक हाईली सॉट आफ्टर एयर डिफेंस सिस्टम बना दिया। सोवियत यूनियन, जो अपने एलाइज को मजबूत करना चाहता था और अपनी पावर दिखाना चाहता था, ने S-300 को कई देशों को एक्सपोर्ट किया। S-300 का प्रोलिफरेशन सिर्फ सोवियत के इन्फ्लुएंस वाले देशों तक ही सीमित नहीं था। कई देशों ने सिस्टम की इफेक्टिवनेस को पहचानते हुए अपनी खुद की एयर डिफेंसेस को मजबूत करने के लिए इसे हासिल करने की कोशिश की। इससे S-300 दुनिया के सबसे ज्यादा डिप्लॉयड एयर डिफेंस सिस्टम्स में से एक बन गया। S-300 के ग्लोबल रीच का रीजनल पावर डायनामिक्स पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ा है। सेक्शन 9, एवोल्यूशन ऑफ अ डिफेंडर, अपग्रेड्स एंड मॉडर्नाइजेशन। मिलिट्री टेक्नोलॉजी की दुनिया लगातार बदल रही है। नए थ्रेट्स सामने आते हैं और एग्जिस्टिंग सिस्टम्स को आगे रहने के लिए अपग्रेड्स की जरूरत होती है। S-300 भी इससे अलग नहीं है। अपने इनिशियल डिप्लॉयमेंट के बाद से इसकी कैपेबिलिटीज को एनहांस करने और इसकी सर्विस लाइफ को बढ़ाने के लिए इसमें कई मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम्स हुए हैं। ये अपग्रेड्स सिस्टम के डिफरेंट एस्पेक्ट्स पर फोकस करते हैं, जिसमें इसके रेडर, मिसाइल्स और कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम शामिल हैं। फेज्ड अरे रेडर्स की नई जनरेशंस इंट्रोड्यूस कराई गई हैं, जो ज्यादा रेंज, एक्यूरेसी और जैमिंग के लिए रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती हैं। सिस्टम के मिसाइल आर्सेनल को भी एक्सपैंड किया गया है, जिसमें नए मिसाइल्स ज्यादा स्पीड, मैन्यूवरेबिलिटी और एंगेजमेंट रेंज ऑफर करते हैं। Section 10, the S-300's legacy, a lasting impact. S-300 की लेगेसी उसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन से कहीं ज्यादा है। यह एयर डिफेंस के इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है और हाईली मोबाइल, लॉन्ग रेंज सर्फेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स के एरा की शुरुआत करता है। मिलिट्री थिंकिंग और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग पर इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है। S-300 के डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट का कोल्ड वॉर के दौरान बैलेंस ऑफ पावर पर बहुत गहरा इफेक्ट पड़ा।
इसने नेटो प्लानर्स को अपने एयर पावर डॉक्ट्रिन्स पर फिर से सोचने और इसकी कैपेबिलिटीज का मुकाबला करने के लिए न्यू टैक्टिक्स डेवलप करने के लिए मजबूर किया। दुनिया भर के डिफरेंट कॉन्फ्लिक्ट्स में सिस्टम की इफेक्टिवनेस ने एयर डिफेंस में गेम चेंजर के रूप में इसकी रेपुटेशन को और मजबूत किया है। आज भी S-300 एयर डिफेंस के लैंडस्केप को शेप दे रहा है।